हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन पॉइंट स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष और आधुनिक भारत के इतिहास का ये 6वां वीडियो रहेगा। इससे पहले के 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और आशा है कि वो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगर आप आज का वीडियो देख लेते हैं, आज की क्लास ले लेते हैं अच्छी तरीके से, तो वीडियो के एंड में आप इन प्रश्नों का उत्तर देने के सक्षम हो जाएंगे। और ये प्रश्न एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, तो इन प्रश्नों को आप एक बार देख लें, फिर मिलेंगे अपन वीडियो के एंड में। सबसे पहला हम प्रश्न देखेंगे कि हैदर अली कौन था और वह कब मरा, यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध को 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, उनमें कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मरा है। हाल ही में प्रश्न पूछा गया है इस पर। और आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए हैं, कब कब हुए हैं, कौन कौन सी संधि के द्वारा खत्म हुए हैं, ये अपन देखेंगे। शेर मैसूर किसे कहा जाता है। जैकोबिन क्लब क्या था, जैकोबिन क्लब। स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ फ्रीडम क्या था। श्रीरंगपट्टनम क्या है। टीपू सुल्तान कब मरा, कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में मरा। वाडियार वंश क्या था। तालीकोटा का युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट है और सायक संधियां क्या थी। ये सभी प्रश्न हम देखेंगे और ये प्रश्न बार बार में पूछे जाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा और आप आगे देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। अपन इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आपको लास्ट में मिलता हूं। तो देखिए दोस्तों, आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मैसूर संघर्ष से पहले आप ये देखिए कि मैसूर क्या था। ये जो मैसूर राज्य था ये वर्तमान में क्या है और उस टाइम क्या था। तो देखिए, आंग्ल मैसूर जो कर्नाटक वाला हिस्सा है ना वर्तमान में, उसको कहा जाता है मैसूर। ऊपर वाला दिल्ली कहलाता था। इधर यहां पर इधर की तरफ आज का जो हैदराबाद है उसके लगभग थोड़ा सा आसपास में ही उस क्षेत्र को पूरा हैदराबाद राज्य कहा जाता था। ठीक, इसके ऊपर जो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र था महाराष्ट्र वाला, पूना वाला, इसमें मराठा राज्य कर रहे थे। मराठा राज कर रहे थे। नीचे अंग्रेज फैल चुके थे। यहाँ पर एक मद्रास है, मद्रास में अंग्रेज फैल चुके थे। और हमने देखा 1764 तक, यानी कि बक्सर के बाद में अंग्रेज यहाँ भी फैल रहे थे, है ना, यहाँ भी फैल रहे थे। अब हम ये देख लेते हैं कि अंग्रेजों के सामने अब कौन कौन सी चुनौतियाँ बची है जो उनको जीतना है। यानी कि अंग्रेज भारत में एक सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं, तो वो कौन कौन सी शक्तियों से उन्होंने लड़ाई करी, कौन कौन सी, हालांकि कल भी अपन ने देखा था लेकिन दोबारा रिकेप करवा देता हूँ। सबसे पहले तो वो बंगाल में गए। बंगाल में इन्होंने अपने अधीन लिया। आपने कल देखा इलाहाबाद की संधि के द्वारा दिल्ली वाले शासक को भी वो अधीन में ले लेते हैं 1765 की, और अवध को भी अधीन में अपने ले लेते हैं। तो ये पूरा इलाका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन आ चुका है। यहाँ पर था बम्बई आपको पता ही है कि उसमें दहेज में लेने के बाद में ये अधीन आ चुका है बम्बई। इसके बाद में मद्रास भी इनके अधीन आ चुका है, अंग्रेजों के अधीन। अब क्या हो रहा है, इनके पास कुछ मोटी मोटी शक्तियाँ बची हैं जिनसे इनको युद्ध करना है। पहली शक्ति है मराठा, उसके बाद में मैसूर, उसके बाद में हैदराबाद, और ये जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर पाकिस्तान का कुछ भाग और अपना कुछ भाग, इसमें जो है सिख भी समृद्धशाली थे उस समय, सिख भी बड़ी शक्ति थे। तो इनको इन 4-5 शक्तियों से युद्ध करना है अंग्रेजों को, अगर भारत में अपना विस्तार करना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले ये लड़ाई करते हैं मैसूर से, उसके बाद में ये लड़ाई करेंगे मराठाओं से, और उसके बाद में लड़ाई करेंगे सिख से। और हैदराबाद का जो निज़ाम है वो तो स्वतः ही इनके साथ आ जाता है, और ऐसी कुछ गणित बनती है, ऐसी कुछ कहानी होती है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ये मैसूर का संघर्ष, क्योंकि हम पहले कल बंगाल पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे मैसूर का संघर्ष। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि मैसूर क्या था, मैसूर का राज्य क्या था। मैसूर की थोड़ी से पीछे जाते हैं, मैसूर की हिस्ट्री पढ़ते हैं और वापस इसको अंग्रेजों के साथ जोड़ देते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है आपका प्यारा भारत। इस भारत में यहां पर था मुगल वंश। ये मैं बात कर रहा हूं लगभग 1565 की ईस्वी के आसपास की। यहाँ पर उत्तर भारत में राज कर रहा था मुगल वंश और दक्षिण भारत में राज कर रहा था विजयनगर
साम्राज्य। अब होता क्या है, एक घटना घटती है सन 1565 को। उस घटना का नाम है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, इंग्लिश वाले ध्यान रखें, इसको कहते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा। ये कब हुआ? 1565 में। जैसे ही तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में, वैसे ही विजयनगर का जो साम्राज्य होता है, ये विजयनगर का जो साम्राज्य होता है ये बहुत बड़ा साम्राज्य होता है दक्षिण भारत के अंदर। लेकिन जैसे ही बैटल ऑफ तालीकोटा होता है या तालीकोटा का युद्ध होता है तो विजयनगर साम्राज्य टूट जाता है, बहुत सारे भागों में टूट जाता है। यानी छोटे छोटे शासक बन जाते हैं, उभर के आते हैं छोटे छोटे शासक। उन्हीं में से एक जगह थी, उसका नाम है यहाँ पर मैसूर। उन्हीं राज्यों में से एक राज्य था मैसूर। मैसूर जो है वाडियारों के अधीन, वाडियारों के तहत ये एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है। यानी मैसूर पर स्वतंत्र रूप से राज करने लग गए थे वाडियार। इसलिए यहाँ पर कौन सा वंश का शासन स्टार्ट हो गया? वाडियार वंश का शासन स्टार्ट हो गया। बात है 1700 ईस्वी के आसपास की। यहाँ पर मैसूर पे वाडियार के एक शासक थे जिनका नाम है चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज वाडियार इनका पूरा नाम है। ये यहाँ पर शासन करते थे। इन चिक्का कृष्णराज के शासन में एक व्यक्ति उभर के आता है जिसका नाम होता है हैदर अली। हैदर अली का जन्म होता है 1721 में। 1721 में हैदर अली का जन्म होता है। तो दोस्तों उस समय क्या होता है कि ये हैदर अली एक निम्न वर्गीय परिवार में जन्मता है। बाद में ये चिक्का कृष्णराज की सेना में एक घुड़सवार के रूप में, या यूँ कह लीजिए एक सैनिक के रूप में भर्ती होता है और अपनी योग्यता दिखाते दिखाते ये बहुत आगे ऊपर उच्च पदों पर आसीन हो जाता है। सन 1760 में स्थिति ऐसी बनती है कि चिक्का कृष्णराज की मृत्यु हो जाती है। ना ही इनका कोई वंशज जो है योग्य होता है, ना ही कोई और व्यक्ति योग्य होता है। और उस समय हैदर अली जो है स्वतंत्र रूप से शासक बन जाता है। स्वतंत्र शासक बन जाता है। किसका? मैसूर राज्य का शासक बन जाता है। समझ में आई बात? चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के बाद में हैदर अली 1760 में स्वतंत्र शासक बन जाता है मैसूर का। समझ में आ गई बात? अब हैदर अली के शासक बनने के बाद में क्या होता है वो अपन आगे देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। तो दोस्तों अब तक अपन ने देखा कि ये मैसूर राज्य यहां पर स्थित था। मैसूर, इसके बीच में कर्नाटक था और यहां पर था हैदराबाद और यहां पर थे आपके मराठा और यहां पर कहीं थे मद्रास में अंग्रेज। मैसूर का जो शासक बन चुका है उसका नाम है हैदर अली। इसकी राम कहानी मैंने आपको पीछे बताई। सन 1760 में ये शासक बन चुका है। मैसूर का जब शासक हैदर अली बनता है तो हैदर अली बड़ा ही वीर व्यक्ति था और बहुत ही साम्राज्यवादी नीति का व्यक्ति था। तो उसने क्या किया कि मराठाओं से युद्ध करके तो मराठाओं का कुछ क्षेत्र जीता और हैदराबाद से युद्ध करके हैदराबाद का कुछ क्षेत्र जीता और मैसूर को जो है मजबूत बनाता है। तो जैसे ही मैसूर को मजबूत बनाता है तो आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति उन्नति करता है तो सबसे पहले उसके जलते हैं पड़ोसी। उसी हिसाब से देखिए कि मराठा उस समय इस हैदर अली से खार खाते थे और हैदराबाद के निजाम भी इस हैदर अली से खार खाते थे और अंग्रेज भी इससे बहुत बहुत नफरत करते थे। क्यों? अंग्रेजों की नफरत करने की दो वजह थी दोस्तों। पहली वजह ये थी कि ये हैदर अली फ्रांसीसियों के साथ था, यानी हैदर अली फ्रांसीसियों की मदद करता था। दूसरी बात यह थी कि हैदर अली का जो राज्य था मैसूर में एक तट पड़ता था जिसका नाम है मालाबार तट। इस मालाबार तट से अधिकाधिक रूप से निर्यात होता था, यानी इस तट से ही सारा जो मसाले वगैरह है ये गुजरते थे। तो अंग्रेजों को भारी टैक्स देना पड़ता था मैसूर राज्य को। तो अंग्रेज इसको किसी भी कीमत पर हराना चाहते थे। तो अंग्रेज
हैदराबाद के जो शासक हैं और मराठा, इन तीनों ने मिलकर के एक मोर्चा बनाते हैं और इस मैसूर राज्य से लड़ाई करते हैं। और मैसूर राज्य से लड़ते लड़ते ये 4 युद्ध लड़े जाते हैं, इन 4 युद्धों को कहा जाता है आंग्ल मैसूर संघर्ष। यानी इसमें टोटल कितने युद्ध लड़े जाते हैं? 4 युद्ध लड़े जाते हैं। इन 4 युद्धों को हम आगे देखते हैं एक स्टार्ट के माध्यम से, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि आंग्ल मैसूर संघर्ष कैसे होता है। इस सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। चार्ट को आपको याद करना है, याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। आप बस वीडियो अंत तक देखते रहे, आपको बस पता लग जाएगा, सब याद हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आंग्ल मैसूर संघर्ष में कितने युद्ध होते हैं? टोटल 4 युद्ध होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला युद्ध कब होता है, दूसरा कब होता है, तीसरा कब होता है, चौथा कब होता है? तो देखिए, पहला युद्ध होता है 1767 से लेकर 1769 तक, यानी 1767 से 1769 तक पहला युद्ध होता है। दूसरा युद्ध होता है 1780 से लेकर 1784 तक। तीसरा युद्ध होता है 1790 से लेकर 1792 तक। चौथा युद्ध होता है 1799 तक। आपको याद नहीं हुआ होगा, अब अपन इसको याद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे युद्ध था। देखिए, थोड़ा सा अपन स्टेप डिटेल में जाएंगे। 1767 से स्टार्ट होके 1769 तक चलता है। तो बताइए मेरे को कितने वर्ष चला? ये लगभग 2 वर्ष तक ये युद्ध चलता है। अच्छा ये बताइए, ये युद्ध कब चलता है? 4 वर्ष तक चलता है। ये बताइए ये कितने वर्ष तक चलता है? 2 वर्ष तक चलता है। और ये 1799 में स्टार्ट होता है और 1799 में ही समाप्त हो जाता है। अब देखिए, ये लगभग 70 के दशक में है, यानी 70 वाला साल आने वाला है। ये 80 के दशक में है और ये 90 के दशक में है। यानी कि ये तो चलेगा 1767 से 1769 तक, और ये चलेगा 1780 से 1784 तक, ये चलेगा 1790 से 1792 तक, ये चलेगा 1799 में। तो देखिए, आइए मेरे साथ बोलिए। पहला जो युद्ध चलेगा वो चलेगा 1767 से 1769 तक। दूसरा युद्ध चलेगा 1780 से 84 तक। तीसरा 1790 से 92 तक, और चौथा चलेगा 99 तक। तो दोस्तों आइए बताइए, 1767 से 69 तक, दूसरा चलेगा 1780 से 84, तीसरा चलेगा 90 से 92 और चौथा चलेगा 99। देखिए, और दोबारा देख लेते हैं। 67 से 69, 80 से 84, इसके बाद में तीसरा जो है 90 से 92 और चौथा है आपका 99। आशा करता हूं कि आपको ये याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे कॉलम की तरफ। देखिए, तीसरे जो कॉलम है उसमें मैंने लिखा है कारण, कि इन युद्धों के क्या कारण रहे। तो पहला जो कारण है कर्नाटक सीमा विवाद। देखिए, उस समय जो आपका मैसूर था, वो मैसूर मैंने आपको बताया था कि यहां पर स्थित था आपका मैसूर। मैसूर के पास में एक और राज्य था छोटा सा, जो था कर्नाटक। यानी वर्तमान जो कर्नाटक है उससे आप इसकी तुलना ना करें। कभी भी हिस्ट्री पढ़े तो आप जरूर ध्यान रखें कि वर्तमान नक्शा और उस समय का जो मैप है उसमें रात दिन का अंतर है। आपको उस समय का जो मैप है यहां पर मैं शो कर रहा हूं, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैसूर ने कर्नाटक पर सीमा विवाद की वजह से आक्रमण कर दिया। और चूंकि कर्नाटक जो था वो अंग्रेजों का अलायंस था, यानी अंग्रेजों का मित्र राज्य था। यानी कर्नाटक के राजा से अंग्रेजों ने वादा कर रखा था कि अगर आप पर कोई आक्रमण होता है तो हम आपका साथ देंगे। चूंकि मैसूर ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तो उधर से अंग्रेज भी आए। कहां से आए? अंग्रेज थे यहां पर मद्रास में। मद्रास से अंग्रेज आए और इससे लड़ने लग गए मैसूर से। उस समय हैदर अली बहुत ही तगड़ा था, मतलब बहुत ही अच्छी सेना थी और अच्छी फ्रांसीसी के जो दम पर फ्रांसीसियों के साथ इसने अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण भी किया था, है ना। तो उस समय क्या होता है कि जो हैदर अली है वो अंग्रेजों को हरा देता है और अंग्रेजों को भगाता भगाता वापस मद्रास तक ले आता है। यानी मैसूर से हैदर अली चलता है और मद्रास तक ले आता है। यानी लगभग समझ लीजिए कि 500 से 600 किलोमीटर दूर उनको लेके जाता है। यानी अंग्रेजों को उन्हीं के घर में ले आता है। अंग्रेज हाथ जोड़ लेते हैं कि माई बाप गलती हो गई, अब हम दोबारा कभी आपके नहीं आएंगे, अब युद्ध को रोक दो। हम प्रार्थना करते हैं कि युद्ध को रोक दो भाई साहब। फिर उसके बाद में
इसने हैदर अली ने युद्ध को रोक दिया और वहीं मद्रास में बैठ के एक संधि करी जिसे कहते हैं मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के तहत क्या हुआ कि हैदर अली ने अंग्रेजों को जो जीता था वो सब लौटा दिया और कह दिया कि मेरे राज्य में दोबारा मत आना, मेरे मामले में टांग मत अड़ाना। तो अंग्रेजों संधि हो गई। तो उस पहली संधि का नाम कौन सा है? मद्रास की संधि। ठीक है, दूसरे युद्ध की बात करते हैं। मद्रास की संधि हो गई 1769 में। जैसे ही युद्ध खत्म होगा तभी संधि होती है। कोई भी युद्ध की जो समाप्ति है वो दो ही कारण से हो सकती है। पहला, दोनों पक्ष आपस में सुलह कर ले, संधि कर ले। दूसरा, या तो एक तरफ का कोई राजा मर जाए, है ना, तो दो ही तरीके से समाप्ति हो सकती है। इस युद्ध की समाप्ति हुई थी वो इस संधि से हुई थी, मद्रास की संधि से। बढ़ते हैं दूसरे युद्ध की तरफ। दूसरा युद्ध जो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांस के बंदरगाह पर आक्रमण की वजह से हुआ था। अब इसके पीछे की जो घटना है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। उस समय क्या हुआ कि अंग्रेज इस समय हार तो गए, यानी पहला आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज हार गए, लेकिन अंग्रेजों के माथे पर यह कलंक था। क्यों कलंक था? आपको याद करो, पुराने वाला लेक्चर मैंने बताया था 22 अक्टूबर 1764 को एक घटना घटी थी। कौन सी घटना घटी थी? याद आ रहा है आपको? बक्सर का युद्ध हुआ था। हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय और शुजा उद्दौला अवध का नवाब और मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। यानी मैंने आपको बताया था कि बक्सर के युद्ध से अंग्रेज बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरे थे। तो 1764 में तो ये इतना बड़ा युद्ध जीत जाते हैं, दिल्ली के शासक को तक को हरा देते हैं, और 1769 में एक छोटा सा राज्य इनको हरा देता है। तो अंग्रेजों को नींद नहीं आ रही थी, अंग्रेजों के माथे पर यह बहुत बड़ा कलंक था। इसलिए बस अंग्रेज क्या कर रहे थे, इस जो हैदर अली है इसको बार बार में परेशान कर रहे थे, बार बार में। दूसरी बात यह थी कि जब मराठे आक्रमण करते थे तो भी अंग्रेज उनका साथ देते थे मैसूर राज्य पर हमला करने के लिए। एक बार अंग्रेजों ने क्या किया कि देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैसूर जो है वो फ्रांसीसियों का साथ दे रहा था। जो मैसूर में एक फ्रांसीसी बंदरगाह था जिसका नाम है माहे पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। और चूंकि फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया था और वो बंदरगाह मैसूर के अंदर स्थित था, तो वापस हैदर अली को गुस्सा आता है और फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में प्रारंभ हो जाता है। इस समय क्या होता है कि ये लड़ाई लंबी चलती है। अंग्रेजों को लड़ना आता था कि यदि कोई शक्तिशाली शासक है उसके साथ लड़ाई लंबी खींच लो, क्योंकि क्या होता है शुरू में तो आदमी जोश से लड़ता है, जैसे जैसे उसकी शक्ति क्षीण होने लग जाती है तब अंग्रेज उस पर वापस वार करते हैं और उसको जीत लेते हैं। अंग्रेजों की एक नीति थी उस समय, अगर आप ढंग से चीजों को पढ़ें तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, युद्ध को लंबा खींचा। 80, 81 और 82 में क्या होता है कि एक पोर्टो नोवा की लड़ाई होती है। पोर्टो नोवा 82 में पोर्टो नोवा की लड़ाई में हैदर अली मारा जाता है, बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और हैदर अली मारा जाता है। जैसे ही हैदर अली मारा जाता है वैसे ही उसका पुत्र यानी कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाता है कि अब जैसे राजा मर गया तो युवराज ही खड़ा होगा ना। तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में इस युद्ध के बीच में ही, और टीपू सुल्तान जो है वो अंग्रेजों से लड़ाई करता है। उस समय क्या होता है, उस समय भी अंग्रेजों को भगा देता है टीपू सुल्तान उस समय भी अंग्रेजों को भगा देता है। और ये जो युद्ध होता है इसमें यूँ कहा जाता है कि न तो अंग्रेजों की जीत हुई न ही टीपू सुल्तान की जीत हुई, यह युद्ध अनिर्णायक रहता है। यानी इस समय लड़ते लड़ते मैसूर की सेना भी थक गई और अंग्रेजों की सेना भी थक गई, तो इन्होंने एक संधि कर ली। उस संधि का नाम है मंगलोर की संधि, जो 1784 में की गई। ठीक है, इस प्रकार से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। पहला युद्ध समाप्त हुआ मद्रास की संधि पर, दूसरा युद्ध समाप्त हुआ मंगलोर की संधि पर। तीसरे युद्ध की तरफ चलते हैं। अब तक क्या हुआ कि ये संधि ये युद्ध, दो युद्ध लड़े गए। अभी तक हैदर अली मर चुका है दूसरे युद्ध में। तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान जो है नेतृत्व कर रहा है। टीपू सुल्तान घर पे जाके और मैसूर की गद्दी पर बैठता है। सबसे पहले टीपू सुल्तान एक काम करता है, अपने आप को बादशाह घोषित करता है।
और टीपू सुल्तान ने जैसे ही अपने आप को बादशाह घोषित किया, मतलब स्वतंत्र रूप से कि मैसूर किसी के भी अंडर में नहीं है, मैं एकदम स्वतंत्र हूं, मैं एकदम बादशाह हूं, ये घोषित कर देता है टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान ने कुछ और काम किए थे, आपको मैंने बताया था, इसने फ्रांसीसियों की बहुत मदद करी, है ना, फ्रांसीसियों की इसने बहुत मदद करी। फ्रांसीसियों की सहायता से इसने बहुत सारा सेना में उन्नयन किया, सेना को मतलब यूरोपियन पद्धति से तैयार किया। और अब्दुल कलाम जी भी जब नासा गए थे तो उन्होंने देखा था कि भाई एक जो क्या नाम से एक रॉकेट चलाए जा रहे हैं, मतलब एक नासा जैसे आप नासा में एंटर करेंगे ना तो एक पेंटिंग लगी हुई है जिसमें एक भारतीय एक रॉकेट चला रहा है, रॉकेट। तो वो उस समय टीपू सुल्तान था जो रॉकेट चला रहा था। तो टीपू सुल्तान ने उस टाइम इनोवेशन किया था रॉकेट का, मतलब अपनी सेना का उन्नयन टीपू सुल्तान ने किया। टीपू सुल्तान ने एक पंचांग कैलेंडर भी जारी किया था नया, कि मेरे राज्य में मेरा ही कैलेंडर चलेगा। लेकिन उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसके जो नाम थे कैलेंडर के, महीनों के नाम और दिनों के नाम, वो भारतीय ना हो करके, यानी हिंदी में ना हो करके अरबी में थे। ये आप थोड़ा सा 2-4 चीजें याद रखिएगा, ठीक है। टीपू सुल्तान ने ही स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, ठीक है। और टीपू सुल्तान एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति था, इसने मंदिर भी बनवाए थे और कई चीजें इसने करी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि टीपू सुल्तान 2 दुर्ग खरीदना चाहता था। तीसरे युद्ध की पृष्ठभूमि बता रहा हूं। टीपू सुल्तान 2 दुर्ग खरीदना चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि उन दुर्गों को त्रावणकोर राज्य ने खरीद लिया। समझ में आई? टीपू सुल्तान 2 दुर्ग खरीदना चाहता था किसी से, लेकिन त्रावणकोर राज्य जो था उस समय बीच में अटक पड़ा और त्रावणकोर ने वो 2 दुर्ग खरीद लिए। टीपू सुल्तान गुस्सा हो गया, क्यों? क्योंकि खुद को तो बादशाह घोषित कर चुका, तो बादशाह गुस्सा हो गया। बादशाह ने आक्रमण कर दिया किस पर? त्रावणकोर पर। त्रावणकोर उस समय का राज्य था। उस त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान ने आक्रमण कर दिया। और जैसे ही टीपू सुल्तान ने आक्रमण किया तो अंग्रेज वापस त्रावणकोर की सहायता के लिए आ गए। सर क्यों आ गए? अरे भाई, त्रावणकोर जो था अंग्रेजों का मित्र राज्य था, यानी अंग्रेजों ने इससे ही वादा कर रखा था कि अगर तेरे पे कोई गड़बड़ होगी तो हम तेरे को संरक्षण देंगे, वैसे ही ऊपर कर्नाटक की तरह। अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होता है। इस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो मराठा हैं, जो मैसूर के ऊपर हैं, और इधर हैदराबाद के निजाम हैं, ये हैदराबाद के निजाम और मराठा वो भी अंग्रेजों का साथ देते हैं टीपू सुल्तान को हराने में। अब आप देखिए, छोटा राज्य है, 3 बड़ी बड़ी शक्तियां अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम जब आक्रमण करेंगे तो टीपू जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। लगभग 2 सालों तक लड़ाई करता है और लगभग समझ लीजिए कि आत्मसमर्पण समय कर देता है टीपू। और उस समय उस टीपू की राजधानी में, यानी टीपू के मैसूर राज्य में ही एक जगह थी जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम। यानी उस समय मैसूर राज्य की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। उस समय श्रीरंगपट्टनम बैठ के एक संधि होती है, संधि में ये 1792 में होती है, यानी कि 1792 में संधि होती है जब ये युद्ध खत्म होता है। इस संधि के तहत कई चीजें होती है। इस संधि के तहत टीपू के दोनों बच्चों को अंग्रेज बंधक बना लेते हैं और लगभग 3 करोड़ रुपए जो टीपू है उनको युद्ध का हर्जाना देता है अंग्रेजों को। और भी बहुत सारा राज्य टीपू का ले लिया जाता है, यानी मैसूर राज्य को बहुत सारा राज्य अंग्रेज ले लेते हैं। अंग्रेज उसको ले लेते हैं और अपने साथी यानी मराठा और निजाम में बांट देते हैं। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने कथन कहा था उस समय कि कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस यानी अंग्रेजों का सेनापति, अंग्रेजों का गवर्नर। अंग्रेज ने क्या किया, टीपू सुल्तान से बहुत सारे राज्य ले लिए, है ना, वो टीपू सुल्तान से उसका राज्य ले लिया। टीपू सुल्तान से जैसे ही राज्य लिया तो उसको कुछ बांट दिया मराठा में, कुछ बांट दिया हैदराबाद में, और कुछ क्षेत्र अपने पास रख लिए। लेकिन हैदराबाद और मराठा को वे क्षेत्र दिए गए थे जो अधिक उपजाऊ नहीं थे, यानी उनसे ज्यादा कर की वसूली नहीं हो सकती थी। तो कॉर्नवालिस ने एक कथन कहा था, वो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, कि मैंने मित्रों को अधिक मजबूत नहीं होने दिया और शत्रु को कमजोर कर दिया। यानी मैंने दोस्तों को भी ज्यादा मजबूत नहीं किया है और मैंने शत्रु को कमजोर कर दिया। उस टाइम में कॉर्नवालिस ने कहा था। आप यहां एक चीज नोटिस कीजिए, है ना, कि ये संधि जो है तीसरे युद्ध की संधि होती है श्रीरंगपट्टनम में। यानी ये श्रीरंगपट्टनम क्या थी, उस समय मैसूर की राजधानी थी। और पहली जो संधि होती है वो होती है मद्रास की संधि, यानी ये अंग्रेजों के उस समय होती है। तो आप
थोड़ी सी मेरी बात समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि श्रीरंगपट्टनम थी यहां पर और मद्रास था यहां पर। यानी हैदर अली पहले युद्ध में अंग्रेजों को भगा करके कहां ले गया? मद्रास। यानी कौन जीता? हैदर अली जीता। तो संधि कहां हुई? मद्रास में। अब की बार क्या हुआ कि जो अंग्रेज है वो इसको टीपू सुल्तान को मारते मारते कहां पर ले आए? उसी के घर में ले आए। तो संधि कहां होती है? श्रीरंगपट्टनम में। समझ में आ रही है बात? तो ये थोड़ा सा एक एनालिसिस आप देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चौथा अंगल मराठा युद्ध कैसे होता है। चौथा अंगल मराठा युद्ध पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एक थी सहायक संधि प्रथा। सहायक संधि प्रथा ये क्या होती है सर? सहायक संधि प्रथा, है ना। तो मैं आपको बताता हूं सहायक संधि प्रथा क्या होती है। एक गवर्नर आए थे जिनका नाम है वेलेजली। वेलेजली को भारत में इसलिए भेजा गया था ताकि आप अंग्रेजी साम्राज्य का भारत में प्रसार कीजिए। तो अंग्रेज चाहते थे कि बिना लड़ाई धड़ाई के ही ये जो भारतीय राजा है उनके अंडर में आ जाए। तो अंग्रेजों ने एक संधि बनाई कि भाई सभी राजाओं को संधि भेजी कि भाई ये देखो ये हमारी संधि की शर्तें हैं, आप हमारे अधीन आ जाओ और ये कुछ बातें हैं इनको मान लो, आप हमारे अधीन के लाओ और अपना राज्य चलाओ। उस समय सहायक संधि को स्टार्ट करने वाला व्यक्ति कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सहायक संधियां किसने चलाई? वेलेजली ने। दोबारा बोल रहा हूं, सहायक संधियां किसने चलाई? वेलेजली ने। सहायक संधियां किसने चलाई? वेलेजली ने। वेलेजली ने उस समय सहायक संधियां चलाई और ये सहायक संधियों का प्रस्ताव उस समय टीपू को भेजा। चूंकि उस समय टीपू हार चुका था, है ना, अंग्रेजों से, तो टीपू को बोला कि तू हमारी सहायक संधियां मान ले, हमारी सहायक संधि मान ले और मैसूर को हमारे अधीन कर दे और हमारे अधीन ही तू राज करता रहे। टीपू जो था उस समय स्वाभिमानी शासक था। बोले मुझे ये गवारा नहीं है, आओ युद्ध कर लो, मुझे मार दो, उसके बाद में आप मैसूर ले लो। तो फिर उस समय ये टीपू द्वारा सहायक संधि न स्वीकारने की वजह से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और वो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 में। और आपको मैं बता चुका हूं कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू कमजोर हो चुका था, तो अंग्रेजों को इसको मारने में, इसको हराने में ज्यादा समय नहीं लगा। तो उसी साल ये युद्ध स्टार्ट हुआ और उसी साल ये खत्म हो गया 1799 में। तो चौथे युद्ध में टीपू की हत्या कर दी गई, यानी टीपू का वध कर दिया गया और टीपू के वध के बाद में ही ये युद्ध समाप्त हो गया। मैंने बताया था युद्ध दो वजह से समाप्त होता है, या तो संधि कर लीजिए या सुल्तान का वध कर दीजिए, किसी ना किसी राजा का वध कर दीजिए। यहाँ टीपू का वध कर दिया गया और मैसूर को अंग्रेजों ने हड़प लिया। अब हम देख लेते हैं कि युद्ध के दौरान कौन कौन से गवर्नर थे। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा गवर्नर था, तीसरे में कौन सा था, चौथे में कौन सा था। पहले में कोई गवर्नर नहीं था। क्यों सर? उस समय गवर्नर बनाना आरंभ भी नहीं किया था। तो भारत में पहला गवर्नर जो था वही इसका गवर्नर था, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स उस टाइम गवर्नर था। इसके बाद में था कार्नवालिस, यानी तीसरे में कौन था? कार्नवालिस। और तीसरे में तो आपका वेलेजली था ही। वेलेजली कौन सा वाला? वही सहायक संधियों वाला। ठीक है, तो ये 3 गवर्नर हो गए आपके। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ विशेष अगर इनमें हो। विशेष तो कुछ है नहीं कि पहले युद्ध में तो कौन आ रहे? अंग्रेज। दूसरे युद्ध में एक चीज इंपॉर्टेंट देखने वाली है कि यहां पर अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकूट कर रहा था। ये वही आयरकूट है जिसने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित किया था। मैंने बताया था ना आपको। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता भी चुका हूं, लेकिन और याद रखना कि हैदर अली की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। लेकिन वो लड़ाई कौन सी थी? वो लड़ाई थी पोर्टो नोवा की लड़ाई। पोर्टो नोवा की लड़ाई में हैदर अली की मृत्यु होती है, पोर्टो नोवा की लड़ाई में। और जो दूसरा युद्ध होता है वो अनिर्णायक होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं और ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। चलिए दोस्तों, एक काम करते हैं, एक बार इसका पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे क्या है, क्या व्यवस्था है। कि आंग्ल मैसूर संघर्ष में कितने युद्ध होते हैं? टोटल 4। पहले युद्ध का कालखंड क्या है? 67 से 69। दूसरे युद्ध का कालखंड क्या है? 80 से 84। तीसरे का क्या है? 90 से 92। और चौथे का क्या है? 1799। पहले का क्या कारण था? पहले का कारण था
कि कर्नाटक सीमा विवाद। दूसरे का कारण था कि फ्रांसीसी के बंदरगाह था एक माहे, उस पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया था और वो माहे जो था वो फ्रांसीसियों की सीमा में पड़ता था। तीसरा जो कारण क्या था कि टीपू का त्रावणकोर पर आक्रमण, मैंने आपको बताया था कौन कौन सा है। टीपू द्वारा सायक संधि न मानना चौथे का कारण था। अब सबसे इंपॉर्टेंट 3 संधियां आती है। पहली संधि, पहले युद्ध की कौन संधि हुई? मद्रास की संधि। दूसरे युद्ध में कौन सी संधि हुई? मालाबार की संधि। तीसरे युद्ध में कौन सी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये 69 में होती है, ये 84 में होती है और ये 92 में होती है। ठीक। अब गवर्नर की बात करें तो पहले में कोई गवर्नर नहीं है, दूसरे में गवर्नर है वारेन हेस्टिंग्स, तीसरे में है कार्नवालिस, चौथे में है वेलेजली। ये अंग्रेजी गवर्नर है, ब्रिटिश गवर्नर की बात हो रही है। विशेष कुछ नहीं है कि दूसरे युद्ध में पोर्टो नोवा की लड़ाई में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और बाकी कुछ इसमें विशेष नहीं। एक चीज जरूर याद रखना कि अंग्रेजों ने क्या किया कि जो मैसूर है वो टीपू सुल्तान के हाथ से लेकर के और वाडियार वंश के ही एक छोटे से बच्चे के हाथ में दे दिया। 2 वर्ष का बच्चा था कृष्णराज, जो अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में क्या होता है कि वापस विलियम बेंटिक आता है 1834 में। 1834 में विलियम बेंटिक मैसूर से वापस लड़ाई करता है और पूर्ण रूप से मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। यानी पूर्ण रूप से उसकी राजगद्दी पर कौन बैठ जाते हैं? चलिए दोस्तों देख लेते हैं वो प्रश्न जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखे थे। तो आपको पता होगा हैदर अली कौन था? एक सिपाही था जो बाद में मैसूर राज्य का शासक बन जाता है। ये जो इसका जन्म हुआ था 1721 में और 1760 ईस्वी में ये चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के बाद में मैसूर का शासक बन जाता है। इसकी मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है? तो आपको पता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु होती है। ये प्रश्न पूछे गए हैं दोनों। इसके बाद में आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे? आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे। ठीक है। शेरे मैसूर किसे कहा जाता है? आपको पता ही है, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है वो कहानी मैंने आपको बता दी है। जेकोबिन क्लब क्या है? जेकोबिन क्लब आपको पता ही है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है और जेकोबिन क्लब की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से टीपू सुल्तान ने मैसूर में की थी, मैं आपको बता चुका हूं। स्वतंत्रता का वृक्ष क्या है? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान के द्वारा लगाया गया था। श्रीरंगपट्टनम क्या है? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी है, यानी कि मैसूर राज्य की राजधानी थी उस टाइम श्रीरंगपट्टनम। इसके नाम से संधि भी होती है, तीसरी संधि, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि का नाम भी क्या है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। बताइए टीपू सुल्तान कब मरा? 1799 में टीपू सुल्तान मरता है और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो जाता है। वाडियार वंश क्या था? आपको पता ही है दोस्तों। वाडियार वंश वो वंश है जो मैसूर पर पहला वंश है। वाडियार वंश मैसूर पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश है। ठीक है। तालीकोटा के युद्ध का है, मैंने आपको बताया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है तालीकोटा युद्ध के बाद में और छोटे छोटे जो वंश है, जो छोटे छोटे राज्य है वो निकल करके आते हैं। उन्हीं में से एक था आपका वाडियार वंश। सायक संधियां क्या है? सायक संधियां लॉर्ड वेलेजली ने चलाई थी और मैं आपको बता ही चुका हूं कैसे होती थी। ये राज्य को एक निमंत्रण दिया जाता था कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जो राज्य नहीं जुड़ता था उसको युद्ध करना पड़ता था और सब संधि की शर्तें वगैरह है वो सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ही ये इतने सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो चुके हैं और आशा करता हूं कि आपको आंग्ल मैसूर संघर्ष पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।